नमस्कार प्यारे साथियों, मैं संदीप कुमार वर्मा तहे दिल से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं बाज क्लासेज में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों कंप्यूटर विषय को लेके। अर्थात इस वीडियो में हम कंप्यूटर को लेके परिचर्चा करेंगे, कंप्यूटर विषय को लेके बातें करेंगे। कुल मिला के बात यह है कि दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कुछ पढ़ेंगे नहीं, केवल और केवल कंप्यूटर को लेके परिचर्चा करेंगे कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ कि आज वर्तमान समय में कंप्यूटर की क्या अहम भूमिका रही है मनुष्य के दैनिक जीवन में। इस बढ़ती इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, इस आधुनिक दुनिया में कंप्यूटर का क्या वर्चस्व है। अर्थात इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने मानव जीवन को कहां समेटकर कहां रख दिया है। इसलिए दोस्तों आज का ये वीडियो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है जो छोटे भाई बहन और सभी विद्यार्थी जो कंपटीशन लेवल की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये एक महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। इसलिए दोस्तों आप वीडियो को अंत तक जुड़े रहें, आप वीडियो को अंत तक देखें, बीच में स्किप ना करें, क्योंकि ये वीडियो आज हम पढ़ाई का नहीं है। ये वीडियो केवल और केवल सूचना के लिए बनाया गया वीडियो है जिसमें हम कंप्यूटर विषय के ऊपर परिचर्चा करेंगे। इसलिए दोस्तों मैं संदीप कुमार वर्मा एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं बाज क्लासेज में। इसलिए दोस्तों आप बाज क्लासेज से जुड़े रहें अंत तक। बाज क्लास प्लेटफॉर्म आप सभी के लिए लेकर आए एक महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन सूचना कंप्यूटर विषय को लेके। इसलिए दोस्तों आज हम कंप्यूटर विषय को लेके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो अपने दिए गए हैं उनके ऊपर परिचर्चा कर लेते हैं, समय को ज़्यादा ना खराब करते हुए। देखिए दोस्तों सबसे पहले हम बात करने वाले हैं पॉइंट टू पॉइंट कि आज बढ़ती हुई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तहत मानव के दैनिक जीवन में कंप्यूटर की अहम भूमिका। अर्थात कंप्यूटर की आज वर्तमान समय में बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी के साथ मनुष्य के दैनिक जीवन में क्या कंप्यूटर की अहम भूमिका है, इसके हम परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे। तो देखिए दोस्तों दो पॉइंटों के माध्यम से, दो दिमागी प्रश्नों के माध्यम से हम इनको हल करने वाले हैं। अर्थात दो दिमागी प्रश्न मैं आप सबके सामने लेके आया हूं जिसमें इस लाइन को, अर्थात लाइन बहुत छोटी है लेकिन इसका विश्लेषण किया जाए तो बहुत बड़ा है। तो पहला क्वेश्चन है अपना दोस्तों कि हम पढ़ क्यों रहे, पहला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर, और इसके साथ मैंने लगाया प्रश्नवाचक चिन्ह। इसका भावार्थ, इसका अर्थ यह है कि कंप्यूटर क्यों। अर्थात दोस्तों कुल मिला के बात है कि मेरे कहने का मतलब यह है कि कंप्यूटर को नेसेसरी है आज मनुष्य के दैनिक जीवन में, कंप्यूटर की क्या भूमिका रही है। दूसरा इसी के साथ मेरा क्वेश्चन आता है दोस्तों कि हम पढ़ क्यों रहे हैं, पढ़ क्यों रहे हैं। बड़ा अजीब सा क्वेश्चन लग रहा होगा, बड़ा अजीब और गरीब क्वेश्चन लग रहा होगा, लेकिन क्वेश्चन बहुत बढ़िया है दोस्त। इससे हम ये सभी का दिमागी क्वेश्चन है कि हम पढ़ क्यों रहे हैं। इन दोनों क्वेश्चनों के बारे में आज हम विचार विमर्श करते हैं। देखिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बताऊंगा, पहले क्वेश्चन का आंसर अपना हल हो जाएगा। तो चलो शुरुआत करते हैं आगे। देखिए दोस्तों पहला क्वेश्चन था कि कंप्यूटर क्यों, इसके साथ प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया है कि कंप्यूटर क्यों नेसेसरी है, कंप्यूटर क्यों जरूरी है। दूसरा क्वेश्चन था कि हम पढ़ क्यों रहे हैं, पढ़ क्यों रहे हैं। अब देखिए दोस्तों हम इस दूसरे क्वेश्चन के माध्यम से पहले क्वेश्चन को हल करेंगे। चलो बंधुओं थोड़ा सा आप अपने दिमाग में सोचिए हम पढ़ क्यों रहे हैं। पढ़ने लिखने का उद्देश्य है, उसके ऊपर अपन बात कर रहे थे कि कंप्यूटर के जो भूमिका है वो निकल के आएगी। जब मैं ऑफलाइन क्लास लेता हूं तो 90%, जब भी मैं हर विद्यार्थियों से दो क्वेश्चन करता हूं तो 90% विद्यार्थी एक ही आंसर देते हैं इसका पढ़ने लिखने का कि हम पढ़ रहे हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, हम पढ़ रहे हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए। बहुत अच्छी बात है, बढ़िया बात है, लेकिन दोस्तों मैं आपको एक बात बता देता हूं कि हम गवर्नमेंट जॉब के लिए नहीं पढ़ते हैं, कि गवर्नमेंट जॉब के लिए पढ़ रहे हैं, ये बात थोड़ी सी खल रही है। क्योंकि क्या आप बता सकते हो क्या धरती पे सभी लोग गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं? नहीं। तो फिर पढ़ने का उद्देश्य गवर्नमेंट जॉब क्यों? मानता हूं कि अपनी आजीविका चलाने के लिए गवर्नमेंट जॉब होना बहुत जरूरी है, अच्छी बात है, आजीविका तो बिना गवर्नमेंट जॉब के भी चल जाएगी। लेकिन पढ़ने का जो मेन उद्देश्य है उसकी बात अपन कर लेते हैं। पढ़ने का जो मुख्य उद्देश्य ये है दोस्तों कि हम पढ़ लिख के अपने ज्ञान को
इतना बढ़ा लें कि कोई अन्य व्यक्ति जो हमारे से कुछ अधिक ज्ञान रखता है वो हमारा दमन नहीं कर सके, वो हमारा हनन नहीं कर सके, क्योंकि एक मनुष्य का सबसे बड़ा हथियार उसका ज्ञान होता है। तो इसलिए दोस्तों इसको फुल लोड करके रखो, फुल जितना लोड करके रखोगे उतना ही अपना काम आएगा। इसलिए पढ़ने लिखने का जो मेन उद्देश्य है वो ये होता है कि हम पढ़ लिख के अपना नॉलेज बढ़ा ले ताकि कोई दूसरा व्यक्ति हमारा दमन नहीं कर सके। चलो कोई बात नहीं, हम तो 90% वालों में शामिल हो जाते हैं। ये मान लेते हैं कि 90% लोग जब ये मानते हैं कि गवर्नमेंट जॉब के लिए पढ़ रहे हैं तो हम भी इसी में शामिल हो गए। तो ठीक है दोस्तों, अब इसी के साथ हम एक बात बता दें कि क्या आज जितनी भी भर्तियां निकलती हैं, जितनी भी सेंट्रल लेवल की भर्तियां हैं, जितनी भी कंपटीशन लेवल की अर्थात कम प्रतियोगी परीक्षाएं आती हैं, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में अब इम्पोर्टेंट बात यह है कि एक शब्द आता है योग्य होने के लिए। अर्थात कुल मिला के बात यह है कि मनुष्य के योग्य होने के लिए कंप्यूटर नेसेसरी है, कंप्यूटर आवश्यक है। कैसे है? आज जितनी भी गवर्नमेंट भर्तियां निकलती हैं सभी में लगभग 80% भर्तियों में कंप्यूटर मांगा जाता है। तो इसलिए मैं कह सकता हूं, देखो पीछे उदाहरण ले आप, ग्राम विकास अधिकारी, पटवारी भर्ती परीक्षा, संगणक भर्ती परीक्षा, कंप्यूटर अनुदेशक परीक्षा, प्रत्येक परीक्षाओं में कंप्यूटर मांगा गया है। अर्थात इनके बिना हम अयोग्य हैं, अर्थात एलिजिबल नहीं हैं, अर्थात फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। इसलिए हम जब हमारे पास कंप्यूटर है तब हम फॉर्म भर सकते हैं और फॉर्म भरने के बाद हम आगे की प्रोसेस कर सकते हैं। तो अब एक बात निकल के आई कि इसके बिना हम एक प्रकार से क्या हैं? अयोग्य हैं। क्या हैं? अयोग्य। पहले तो इसलिए दोस्तों मनुष्य के योग्य होने के लिए कंप्यूटर जरूरी हो गया। पहले कहा जाता था कि जिसने 5वीं पढ़ ली वो साक्षर माना जाता था, लेकिन आज मैं ये कह सकता हूँ कि जिसने कंप्यूटर नहीं किया वो निरक्षर है, वो वर्तमान समय में निरक्षर है। ये मैं नहीं कह रहा, ये बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी, ये दुनिया की डिमांड, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये कंप्यूटर ये कह रहा है कि आज जिसने कंप्यूटर नहीं किया वो आज की दुनिया में निरक्षर माना गया। क्यों? क्योंकि मनुष्य के दैनिक जीवन से जुड़े हुए सभी कार्य लगभग सुबह उठने से शाम के सोने तक 70% कार्य कंप्यूटर के माध्यम से फ्री किए जाते हैं। इसलिए ये बात कही गई है कि इसके बिना आज मनुष्य क्या है? अधूरा है। चलो दूसरी बात देख लो, मैं ये कह सकता हूं कि कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आज मनुष्य के दैनिक जीवन का अभिन्न अंग है। एक शारीरिक अंग कहा जाए तो कतई कोई गलत नहीं है। देखो कैसे, मान लो दोस्तों आप बैंक में एक कर्मचारी बन गए और बैंक में कर्मचारी बनने के बाद आप वहां काम कर रहे हो। अगर आपको दोपहर में एक समय का टिफिन नहीं दिया जाए, लंच नहीं दिया जाए तो आप काम चला देंगे। यदि एक समय आपको कंप्यूटर सिस्टम नहीं दिया जाए तो क्या आप काम कर सकते हो? नहीं कर सकते। इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि मनुष्य के दैनिक जीवन का ये एक अभिन्न अंग बन चुका है। तो इसलिए दोस्तों जब हम दोनों क्वेश्चनों पे आ जाओ, पहला क्वेश्चन था पढ़ क्यों रहे हैं? पढ़ रहे थे गवर्नमेंट जॉब के लिए। जब गवर्नमेंट जॉब के लिए पढ़ रहे हैं तो इसमें योग्य होने के लिए जरूरी हो गया कंप्यूटर। इसलिए अब आपको 2 क्वेश्चनों का जवाब मिल गया होगा कि हम पढ़ रहे हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए और गवर्नमेंट जॉब फॉर्म अप्लाई करने के लिए इसमें योग्य होने के लिए कंप्यूटर नेसेसरी है। इसलिए हम कंप्यूटर कोर्स पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर कर रहे हैं। ये ध्यान रखना है दोस्तों। पहला क्वेश्चन अपना क्लियर, मानव के दैनिक जीवन में कंप्यूटर की क्या अहम भूमिका है, ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों, चलो कोई बात नहीं, आज गवर्नमेंट जॉब, मान लो आपने अथक प्रयास किया। एक अथक प्रयास करने के बाद भी क्या होता है दोस्तों, इस बढ़ते हुए करप्शन के बीच, बढ़ती हुई जनसंख्या के बीच, मान लो आपने बहुत कड़ी मेहनत की और एक अथक मेहनत करने के बाद भी, अथक प्रयास करने के बाद भी हम लक्ष्य को नहीं पहुंच पाए, अर्थात गवर्नमेंट जॉब लग नहीं पाए। तो दोस्तों आज प्रत्येक गवर्नमेंट और प्राइवेट डिपार्टमेंट में कागजों का काम खत्म, सारा काम कंप्यूटर सिस्टम पे होता है। इसलिए कंप्यूटर
मनुष्य के दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बन चुका है। आप कुछ भी कर लो, सब कुछ करने के बाद अपने को कंप्यूटर करना नेसेसरी होता है। उसके बाद कुछ और बिंदु दिए गए हैं जिनके ऊपर हम बात कर लेते हैं दोस्तों। जैसे अपने पास यहाँ सबसे पहले 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और दिए गए हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों में प्रश्नों का परिप्रेक्ष्य, बहुत ही अच्छी लाइन है। प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों में प्रश्नों का परिप्रेक्ष्य, इसका मतलब यह है दोस्तों कि आज वर्तमान समय में जो प्रश्न पत्र आते हैं उनमें प्रश्नों का परिप्रेक्ष्य बहुत ही अलग आता है। अर्थात ऐसा समय जा चुका है जब ऐसे प्रश्न पूछे जाते थे कि भारत की राजधानी दिल्ली है। ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं एग्जाम में। आज क्वेश्चन ऐसे आते हैं दोस्तों कि 4 विकल्प दिए गए होते हैं और चारों विकल्प सही होते हैं, लेकिन टॉप मोस्ट कौन सा है वो निकालना पड़ता है। पहले ऐसा होता था कि प्रश्न को पढ़कर 4 विकल्प समझे जाते थे, लेकिन आज 4 विकल्प पढ़कर प्रश्न को समझा जाता है। इसलिए प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पत्रों के अंदर प्रश्नों का परिप्रेक्ष्य बहुत ही अलग आता है। ये इसलिए बताया जा रहा है कि दोस्तों आज बहुत पढ़ने के बाद भी जब हम प्रतियोगी परीक्षा का कोई पेपर दे के आते हैं तब ये लगता है कि यार ये तो मैंने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा था, ये तो आया नहीं, आता हुआ गलत हो गया। तो उसका अर्थ यही है दोस्तों कि उसकी भाषा शैली, उसका प्रभाव, उस क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत मात पड़ जाती है। इसलिए इन प्रश्न पत्रों के परिप्रेक्ष्य की हम बात करें तो देखो दोस्तों एग्जाम में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूँ केवल इस लाइन को समझाने के लिए कि किसी प्रतियोगी परीक्षा में एक क्वेश्चन आया था कि HTML को समझा जा सकता है, HTML को समझा जा सकता है, ये क्वेश्चन आया था। अब इसके क्वेश्चन की परिप्रेक्ष्य की बात कर रहा हूं, पढ़ नहीं रहे हैं हम, प्रश्न के परिप्रेक्ष्य की बात कर रहे हैं। HTML को समझा जा सकता है। अगर दोस्तों देखा जाए तो HTML का पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। और इसके अगर देखा जाए इसको हम पढ़ें तो ये कह सकते हैं कि HTML एक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसका पूरा नाम होता है। इसका प्रयोग वेब पेज बनाने के लिए किया जाता है। ये तो बात थी प्रश्न को समझने की, लेकिन किसी प्रतियोगी परीक्षा में इसका ये आंसर नहीं था। इसका आंसर आया है कि इसको नोटपैड प्रोग्राम में समझा जा सकता है। अब अगर हमने केवल HTML पढ़ा है तो हमारे किसी भी सूरत में सही नहीं हो सकता। अब HTML भाषा को नोटपैड प्रोग्राम में लिखकर वेब पेज बनाए जाते हैं, वेब पेज बनाए जाते हैं। तो इस भाषा शैली, इसकी लैंग्वेज ये कह रही थी कि HTML भाषा को कौन से प्रोग्राम में समझा जा सकता है। ऐसे क्वेश्चन आ रहे होते हैं एग्जाम में दोस्तों, तो यही अपने को मात पड़ती है। इसलिए हम बात कर रहे थे दोस्तों कि प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्नों के प्रश्न पत्रों में आते हुए जो प्रश्न होते हैं उनके परिप्रेक्ष्य का बदलाव। दूसरा, कंप्यूटर के लिए आप क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, कितना पढ़ें, ये इंपॉर्टेंट लाइन, इसके ऊपर और बात कर लेते हैं, ज़्यादा समय हम नहीं लेंगे दोस्तों। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं क्या पढ़ें दोस्तों, सबसे पहले बात कर रहे हैं क्या पढ़ें। इसकी हम बात करेंगे कि आप एक ऑथेंटिक सिलेबस पढ़ें, और पढ़ने से पहले कुछ एक चीज़ें अपने दिमाग में आनी चाहिए, ध्यान में रहनी चाहिए कि पढ़ना पढ़ाना सब पढ़ते हैं, लेकिन एक छोटा सा उदाहरण मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। मान लो दोस्तों ये अपना एक स्थान है और यहाँ अपनी एक मंजिल है। अब यहाँ से 2 व्यक्ति चलना प्रारंभ करते हैं, एक ए एक बी। एक ए चलता है वो इस तरीके से जाता है, घूम घूम के यहाँ तक, और एक बी जाता है वो इस तरीके से जाता है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि इस व्यक्ति ने को नॉलेज ज्ञान अधिक है, लेकिन फिर भी ये मंजिल नहीं पहुंचा। क्यों? ये घूम घूम के जाएगा तो इसको समय ज़्यादा लगेगा, एक ये जाएगा तो इसको समय कम लगेगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि पढ़ने से पहले अपने को हर एक चीज़ का पता होना चाहिए। क्या पढ़ रहे हैं, कहाँ से पढ़ रहे हैं, कितना पढ़ रहे हैं, NCERT आधारित पढ़ें। जैसे अभी पीछे लाइन आई, क्या पढ़ें कंप्यूटर के लिए, तो सबसे पहले पढ़ें NCERT आधारित। कैसे पढ़ें, इसके लिए सबसे पहले पढ़ने से पहले अपने को पता होना चाहिए कि अपना सिलेबस क्या है।
क्योंकि दोस्तों जब तक अपने को विषय का जो सिलेबस है, विषय वस्तु है, वो पता नहीं चलेगी तो हम अनावश्यक आउट ऑफ सिलेबस जाएंगे। आउट ऑफ सिलेबस जाएंगे तो समय ज़्यादा लगेगा। जहाँ से कोई प्रश्न ही नहीं आना उस सिलेबस को हम पढ़ेंगे तो वो हमारे लिए कहीं ना कहीं नुकसानदायक है। इसलिए सबसे पहले अपने को सिलेबस का पता होना चाहिए। सिलेबस के बाद हम बात कर रहे थे कि कहाँ कितना पढ़ें, क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें और कहाँ से पढ़ें। तो दोस्तों आप पढ़ें, बाज क्लासेज से पढ़ें, कंप्यूटर पढ़ें। मैं संदीप कुमार वर्मा एक बार फिर से बाज क्लासेज की तरफ से आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने वीडियो को अंत तक देखा। और अंत में एक बात और कहूँगा दोस्तों कि आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले कंप्यूटर के विषय को जानेंगे, सिलेबस को जानेंगे। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर एक बहुत बड़ा सिलेबस है। बहुत बड़े 1 साल के कोर्स भी होते हैं, 6 महीने के भी होते हैं, 3 महीने के भी होते हैं। लेकिन अपनी प्रतियोगी परीक्षा में मैं सबसे पहले बात करूंगा वर्तमान समय में दिल्ली पुलिस प्रतियोगी परीक्षा के लिए कंप्यूटर विषय को लेके। अर्थात आपके लिए नेक्स्ट वीडियो जो क्लास के रूप में प्रारंभ होगी वो आएगी कंप्यूटर विषय को लेके, जिसमें पहला वीडियो अपना होगा कंप्यूटर की हिस्ट्री। तो आज की इस क्लास में मैं आप लोगों को एक बार 2 मिनट के लिए सिलेबस से रूबरू करवा देता हूं। अगली जो वीडियो आएगी दोस्तों वो रहेगी कंप्यूटर विषय को लिए। आप जुड़े रहें अंत तक और रोज इस प्लेटफॉर्म को देखते रहें। नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से आप चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों एक बार हम यहाँ सिलेबस की बात कर लेते हैं कि अपने पास कंप्यूटर के विषय के सिलेबस में क्या क्या आने वाला है। तो देखिए दोस्तों, जिस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने खुला हुआ है इसमें अपने को यहाँ दिया गया है कंप्यूटर फंडामेंटल। अब कंप्यूटर फंडामेंटल का मतलब ये होता है कि कंप्यूटर की विशेषता, बेसिक जानकारी, उसके अंदर क्या क्या उसके पार्ट्स होते हैं, कंप्यूटर का जन्म कैसे हुआ, कंप्यूटर का आविष्कार कैसे हुआ, किसने बनाया, कैसे कैसे कंप्यूटर बने। बहुत से विद्यार्थी, जब मैं ऑफलाइन क्लास लेने जाता हूँ तो बहुत से भैया बहनों का एक आंसर होता है, गुरुजी फंडामेंटल मत पढ़ाओ, फंडामेंटल से कोई क्वेश्चन ही नहीं आते, ऐसे ऐसे क्वेश्चन बोल दिए जाते हैं। जबकि दोस्तों ऐसा नहीं है। एक लाइन दी गई है कंप्यूटर फंडामेंटल, इसका मतलब यह है कि कंप्यूटर की सामान्य संपूर्ण जानकारी अपने को पता होनी चाहिए। वहां से किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है। इस क्वेश्चन का जवाब मैं दे रहा हूं कि कभी किसी विद्यार्थी ने मेरे को या किसी भैया ने एक लाइन बोली थी कि गुरुजी कंप्यूटर का जो फंडामेंटल होता है वहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आता, कंप्यूटर के फंडामेंटल से कोई क्वेश्चन नहीं आता है। अभी मैं आपको रूबरू करवा दूं दोस्तों, अभी जो सीईटी हाल ही में कुछ बैक जो सीईटी का एग्जाम हुआ है, सीईटी के अंदर किसी परीक्षा के प्रश्न पत्र के अंदर एक पारी में एक पेपर में क्वेश्चन आया था कि कंप्यूटर IPOS के अलावा 5वां ऑपरेशन कौन सा करता है, के अलावा 5वां ऑपरेशन कौन सा करता है। तो दोस्तों ये कंप्यूटर की डेफिनेशन से आया हुआ क्वेश्चन है। कंप्यूटर इनपुट लेता है, इनपुट लेगा, प्रोसेस करेगा, आउटपुट देगा और चाहेंगे तो स्टोरेज करेगा। ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब ये कंप्यूटर की डेफिनेशन फंडामेंटल से आया हुआ क्वेश्चन है। और 5वां जो ऑपरेशन करता है वो ये करता है कि कंप्यूटर IPOS नियम के आधार पे काम करता है। इनपुट लेकर उसके ऊपर प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद उसका आउटपुट देता है और यदि हम चाहेंगे तो उस डेटा को स्टोर भी करेगा। और ये सभी करता है नियंत्रण के साथ। किसके साथ करता है? नियंत्रण के साथ। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। तो दोस्तों ध्यान रखिए, ऐसा मत बोलिए कि फंडामेंटल से कोई क्वेश्चन नहीं आता है। दोस्तों फंडामेंटल से बहुत क्वेश्चन आते हैं। देखिए दोस्तों उसके बाद दूसरा दिया गया MS एक्सेल, MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, जिसके अंदर अपन पावर पॉइंट दिया गया प्रेजेंटेशन। इन तीनों के लिए मैं एक शब्द प्रयोग कर सकता हूँ MS ऑफिस, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद अपने को एलिमेंट दिए गए वर्ड प्रोसेसर के, जिसके अंदर अपने को क्या क्या पढ़ना है, क्लोजिंग, एक डॉक्यूमेंट को ओपन क्लोज करना, वर्ड की टेक्स्ट की क्रिएशन करना, टेक्स्ट की एडिटिंग फॉर्मेटिंग करना, प्रेजेंटेशन बनाना। MS एक्सेल में हमें इस सीट के बारे में जानना है, कुछ एडिटिंग, सेल और फंक्शन फॉर्मूले के बारे में पढ़ना है। कम्युनिकेशन, इसका मतलब होता है जुड़ना। ये सारी चीज़ें इसके अंदर दी गई हैं। तो ये सिलेबस सबसे पहले अपने पास होना चाहिए। इसलिए दोस्तों आप जुड़े रहें बाज क्लासेज से इस सब्जेक्ट के साथ, इस विषय के साथ। एक बार फिर से मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।